हेलो एवरीवन, एमपीएलसी लीगल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और भारत का संविधान सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 13 के बारे में। उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 जो कि संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, और वो इसीलिए क्योंकि यह अनुच्छेद न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। एक तरीके से ये मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच है, प्रोटेक्टिव कवर है। वो इसीलिए क्योंकि यह आर्टिकल जो मौलिक अधिकारों से अगर कोई असंगत या मेल नहीं खाती है, कोई विधि या उन मौलिक अधिकारों को कम करती है, तो उसके बारे में प्रोविज़न करता है, उसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 13 बताता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ऐसी विधियां जो कि मौलिक अधिकारों को कम करती है, उनके बारे में। तो इसके लिए इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। थर्टीन 1, 13(2), 13(3) एंड 13(4). इसका जो क्लोज 1 है 13(1) वह कहता है संविधान पूर्व विधियां। प्री कॉन्स्टिट्यूशंस लॉज, ऐसे लॉज जो संविधान के लागू होने से पूर्व विद्यमान थे, उनके बारे में। 13(2) कहता है संविधानेतर विधियां, यानी संविधान लागू होने के बाद। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस लॉज के बारे में। जो इसका क्लोज 3 है वो विधि की परिभाषा के बारे में बताता है, और जो 13(4) है वो 13 एंड आर्टिकल 368 के संबंध के बारे में बताता है कि आर्टिकल 13 और जो संविधान में संशोधन है उसके बारे में क्या संबंध है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो क्लोज 1 है वो क्या कहता है, इसके मूल प्रावधान क्या है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13(1) के बारे में, जो संविधान पूर्व विधियों के बारे में बताता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के बारे में। ये कहता है कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। अब इसका एक मीनिंग हम देखते हैं। इस संविधान का मतलब भारत का संविधान प्रारंभ से ठीक पहले, भारत के संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले। भारत के संविधान का प्रारंभ कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्त सभी विधियां, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में जितनी भी विधियां थी वो सारी विधियां जो है उस मात्रा तक मतलब जितना भाग उसका अगर शून्य होगी, जिस तक कि वे इस भाग के उपबंधों से, इस भाग मतलब भाग 3 के उपबंधों से असंगत है। कहने का मतलब ये है कि 26 जनवरी 1950 से पहले अगर भारत में कोई विधि लागू होती थी, वो विधि अगर संविधान लागू होने के बाद भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों से असंगत है, मौलिक अधिकारों को कम करती है, तो उसका जितना भाग मौलिक अधिकारों को कम करता है या मौलिक अधिकारों से असंगत है, उतना ही भाग शून्य माना जाएगा। अब इस बात को समझने के लिए इसके अंदर 3 सिद्धांत दिए गए हैं, और वो सिद्धांत है सबसे पहला पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, एक है आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स।
और एक है अधित्याग का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ वाइवर। तो जो आर्टिकल 13(1) है, इसका जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट भविष्यलक्षी होगा, भूतलक्षी नहीं। इसका मतलब कि भारत के संविधान के प्रारंभ होने के बाद की जो विधियाँ होगी उन्हीं के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जो पहले की जो विधियाँ बनी हुई है, और अगर पहले कोई मामला हुआ है तो उसमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन से ही प्रभावी होगा जब ये संविधान लागू हुआ है, मतलब 26 जनवरी 1950 से ही लागू माना जाएगा। और संविधान के अगर कोई पूर्व मामले हैं तो इनके ऊपर संविधान से जो पहले विधियाँ थी वे ही लागू होगी, संविधान के बाद यहाँ भारत का जो संविधान है वो उसके ऊपर लागू नहीं होगा। मान लीजिए कोई आदमी है और उस आदमी ने 26 जनवरी 1950 से पहले कोई क्राइम किया और उस क्राइम के लिए उस विधि के अनुसार वह दंडित माना जाता है, और जब उसकी प्रोसेस चल रही थी उस दौरान जो है संविधान लागू हुआ, और संविधान लागू होने के बाद उसके ऊपर वो पनिशमेंट नहीं था, या उसे जो अधिकार दिए गए उन अधिकारों का उपयोग करके वह यह नहीं कह सकता है कि संविधान से पहले, संविधान के लागू होने से पहले उसे यह पनिशमेंट दी गई थी जो अब नहीं दी जानी है। तो उस वक्त जब उसने कोई क्राइम किया उस वक्त जो उसके लिए पनिशमेंट था वही पनिशमेंट उसके ऊपर लागू होगा। ऐसा नहीं है कि बाद में जो नियम बने वो उसके ऊपर लागू होंगे। तो ये जो है भूतलक्षी नहीं है, भविष्यलक्षी है। पहले की जो विधियाँ बनी है उसके ऊपर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। संविधान के बाद जो विधियाँ बनी है वो संविधान के बाद ही काम में ली जाएगी, उससे पहले के मामलों पे काम में नहीं ली जाएगी। तो इसे समझने के लिए 3 सिद्धांत दिए गए थे जो मैंने बताया, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या होता है। जब किसी अधिनियम का कोई भी भाग अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक हो जाता है तब ये बात आती है कि क्या वह पूरा अधिनियम ही शून्य घोषित कर दिया जाएगा या फिर सिर्फ वही भाग शून्य घोषित किया जाएगा जो भाग मौलिक अधिकारों या संविधान से असंगत हैं। देखिए, पृथक्करणीयता के सिद्धांत में यह कहा गया है कि अगर किसी अधिनियम का अवैध भाग उसके शेष भाग से बिना विधानमंडल के आशय या अधिनियम के मूल उद्देश्य को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है तो केवल मूल अधिकारों से असंगत वाला भाग ही अवैध घोषित किया जाएगा, पूरे अधिनियम को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी अधिनियम संविधान से पहले बना हुआ है और संविधान के बाद ये है भारत का संविधान और ये है भारत के संविधान से पहले बना हुआ कोई अधिनियम, इस अधिनियम का अगर कोई भी भाग, मान लीजिए केवल ये वाला हिस्सा, केवल ये हिस्सा, मान लीजिए इसका केवल ये हिस्सा जो है वो मूल संविधान से असंगत है तो केवल ये ही हिस्सा जो है वो वॉइड माना जाएगा। बाकी का अगर हिस्सा, ये जो बाकी का जो हिस्सा है वो अगर हिस्सा मौलिक अधिकारों से या संविधान से असंगत नहीं है तो इसे इसके साथ मान लिया जाएगा, इसे शून्य नहीं माना जाएगा। बाकी जो हिस्सा वॉइड है, जो हिस्सा उस मौलिक अधिकारों से या मूल संविधान से असंगत है तो उस हिस्से को वॉइड मान लिया जाएगा। तो ये था पृथक्करणीयता का सिद्धांत कि अगर किसी भी अधिनियम का कोई भी भाग मौलिक अधिकारों से असंगत होता है तो केवल वही भाग शून्य माना जाएगा, पूरे अधिनियम को शून्य नहीं माना जाएगा। इसके लिए एक केस आया A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का। इस केस में प्रिटेंटिव डिटेंशन एक्ट का सेक्शन 14 जो कि किसी व्यक्ति की विधि मान्यता की जांच की न्यायालयों को शक्ति नहीं देता था, तो यह असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। अब इसमें सिर्फ सेक्शन 14 को असंवैधानिक घोषित किया गया था। ये जो पूरा एक्ट था, प्रिटेंटिव डिटेंशन एक्ट, निवारक निरोध अधिनियम, इसे पूरा अविधिमान्य घोषित नहीं किया गया था। केवल इसका जो सेक्शन 14 था उसे ही असंवैधानिक घोषित किया गया। तो ये हो गया पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अब बात कर रहे हैं आच्छादन का सिद्धांत की। इसे एक तरीके से ग्रहण का सिद्धांत भी
कह सकते हैं। यह जो आच्छादन का सिद्धांत है 13(1) के लिए हम पढ़ रहे हैं, और 13(1) क्या कहता है कि संविधान पूर्व जो विधियाँ थी वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जिस मात्रा तक वह मूल संविधान से असंगत मानी जाती है। तो इसके अंदर जो शब्द है उस मात्रा तक, ये बहुत कुछ इन सिद्धांतों में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। वो इसीलिए क्योंकि ये जो ग्रहण का सिद्धांत है वह बताता है कि ये जो विधियां हैं वह हमेशा ही शून्य नहीं होती है, तभी शून्य मानी जाएगी जब वह मौलिक अधिकारों से असंगत है या जितना भाग उनका मौलिक अधिकारों से असंगत है। जैसे ही वह मौलिक अधिकारों से कंसिस्ट हो जाती है वह वापस से अस्तित्व में आ जाती है। यह कहता है ग्रहण का सिद्धांत। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये है संविधान से पूर्व विधियां, और जब मौलिक अधिकार बने तो मौलिक अधिकारों ने इन संविधान से पूर्व जो विधियां थी उनके ऊपर एक ग्रहण सा लगा दिया, जिससे कि वह एक मृत प्राय, एक सुषुप्ता अवस्था जिसे कहते हैं, मतलब डेड हो गई थी वे। और जैसे ही क्योंकि वह मौलिक अधिकारों से असंगत थी, लेकिन जैसे ही परिस्थितियों और नियमों में बदलाव के साथ अगर इसका कोई भी भाग ऐसा होता है कि जो मौलिक अधिकारों से संगत होने जैसा है तो वह फिर से अस्तित्व में आ जाती है, यानी उनके ऊपर जो ग्रहण था वो हट जाता है। यह है आच्छादन का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के लिए एक केस आया था जिसके अंदर मेनली ये सिद्धांत दिया गया था भिखाजी बनाम MP स्टेट का। इसके अंदर 1950 से पहले एक एक्ट था मोटरयान अधिनियम, उसके अंदर कोई पावर जो है वो मोटर व्यापारी को दी गई थी, लेकिन 1950 के बाद वो जो पावर थी वो उसके अंदर नहीं दी गई थी। तो जैसे ही संविधान लागू हुआ वो जो पावर थी वो पावर वॉइड हो गई थी, वो जो अधिनियम था वो एक तरीके से शून्य हो गया था, क्योंकि उसका जो प्रोविज़न था वो प्रोविज़न अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन करता था। संविधान लागू हुआ 1950 में, तब तो वो अधिनियम शून्य हो गया था, लेकिन 1951 में एक अमेंडमेंट हुआ और उस अमेंडमेंट में उसे वापस अस्तित्व में ले लिया गया, यानी कि वो पावर वापस दे दी गई, तो वो फिर से अस्तित्व में आ गया। तो ये है आच्छादन का सिद्धांत। फिर है अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता, यानी कोई भी व्यक्ति यह नहीं कर सकता कि मुझे मौलिक अधिकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे मौलिक अधिकारों का उपयोग नहीं करना है, जैसा कि अमेरिका में होता है। अमेरिका में अधित्याग का सिद्धांत लागू है, वहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी से अपने अधिकारों का त्याग कर सकता है। लेकिन भारत में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार लोक नीति में दिए गए हैं, इसीलिए ऐसा कोई भी सिद्धांत या लागू नहीं है जो लोक नीति के विरुद्ध हो। यहाँ कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का त्याग स्वेच्छा से नहीं कर सकता है। यहाँ सारे अधिकार सभी के ऊपर समान रूप से लागू हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13(2) की, जो कि बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की, संविधान बनने के बाद की विधियों के बारे में। तो ये कहता है कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो या मौलिक अधिकारों को छीनती हो या उन्हें कम करती हो। एक तरीके से यह जो राज्य की विधि बनाने की शक्ति है उसके ऊपर एक बाउंडेशन लगा देता है कि ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाई जा सकती है जो मौलिक अधिकारों को छीनती है या कम करती है। मतलब संविधान में ऐसी कोई भी विधि का कोई अस्तित्व नहीं है जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती है, उन्हें छीनती है या न्यून करती है, चाहे वो संविधान से पहले बनी हुई हो या संविधान बनने के बाद बनी हो। तो इस तरह इस वीडियो में हमने चर्चा की 13(1) संविधान से पहले बनी हुई विधियों के बारे में, 13(2) संविधान के बाद बनी हुई विधियों के बारे में। अगली वीडियो में हम 13(3) और 13(4) के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।